हेलो फ्रेंड्स, मैं क्रिया शर्मा और मैं से बायो शुरू कर रहा हूँ। और पहला चैप्टर मैं आपको लिविंग वर्ड पढ़ाऊँगा। मैं सोच रहा हूँ कि पहले 11th कंप्लीट करता हूँ और उसके बाद में कंप्लीट 11 जो कंप्लीट हो जाएगी देन उसके बाद मैं चालू करता हूँ 12th चालू करूँगा। और जैसे कि सभी टीचर पढ़ा रहे हैं कि सेल डिवीज़न सेल साइकिल से चालू करते हैं, नहीं मैं शुरुआत से मैं पहले लिविंग वर्ड से चालू करूँगा। एक जैसे 11th है उसी तरीके से चालू करूँगा। और जो स्टूडेंट अभी तक कहीं से नहीं पढ़ रहे हैं या जैसे कि कोई बैच नहीं लिए हैं तो वो बैच ले लें। अभी खाली मत बैठें, टाइम बहुत हो चुका है। अभी मई पूरा निकल चुका है, जून आने वाला है और ऐसे कब टाइम निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। तो वो अपना पढ़ाई करते रहें, टाइम मत ख़राब करें, कहीं ना कहीं से बैच ले लें। और मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा बायो, जो कि और जिनको अच्छा लगे तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। बायो को कंप्लीट कर सकते हैं यहाँ से भी, जिसको अच्छा लगे। तो दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी देखे थे आप सभी लोग देखे कि 2025 का कैसे पेपर बना था। उसमें क्या था कि कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं था कि बायो यहीं से हम पूछेंगे, जो भी था बायो केमिस्ट्री फिजिक्स। ऐसा नहीं कि हम इसी एनसीईआरटी डिट्टो एनसीईआरटी बेस्ड चलेंगे, नहीं था ऐसा। आप सभी लोग देखे कैसे था, तो उसी तरीके से हम भी लेके चलेंगे। एनसीईआरटी लाइन तो एनसीईआरटी की होंगी, एनसीईआरटी से पढ़ाएंगे हम और कोशिश करेंगे कि मतलब एनसीईआरटी में ही रहें। लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ पर जरूरत होगी वहाँ पर थोड़ा बाहर से भी ऐड करेंगे उसको हम, और एनसीईआरटी लेकिन रहेंगे एनसीईआरटी पर ही। एक चीज़ और है कि आप सभी लोग देखिए कि स्टेटमेंट वाइज बहुत ज़्यादा पूछा गया। स्टेटमेंट बहुत सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज थे और मैचिंग वाले भी थे। तो उसी तरीके से लेके हम जो चैप्टर लगेगा कि यहाँ पर थ्योरी हमको पढ़ानी चाहिए, यहाँ पर थ्योरी बतानी चाहिए, तो वहाँ पर हम आपको थ्योरी बताएंगे। और जहाँ पर हमको लगेगा कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट है तो वहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको प्रॉपर बताया जाएगा, कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको। तो ये चीज़ है। तो कुछ चैप्टर्स होते हैं जहाँ पर स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा बनते हैं, कॉन्सेप्ट वहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट तो उसमें भी रहता है, लेकिन डिट्टो एनसीईआरटी लाइन टू लाइन ऐसे उठा के रखते चले जाते हैं। फिर उसमें पूछ लेते हैं कि हाँ इसमें कितने स्टेटमेंट सही हैं। तो थ्योरी भी पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए आपको जहाँ पर ज़रूरत होगी थ्योरी पढ़ाएंगे, जहाँ पर ज़रूरत होगी आपको कॉन्सेप्ट वाइज भी ऐसे एक फ्लो डायग्राम की तरह से उसको भी समझाया जाएगा आपको। तो आज से आपको हम लिविंग वर्ड चालू करते हैं, लिविंग वर्ड पढ़ाएंगे आपको हम। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप बताइए कि कमेंट करिए आप कि हाँ आप कैसा पढ़ा रहे हैं, कैसा नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर कोई भी उसमें अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप बताइए कि सर यहाँ पे हमें नहीं समझ में आया है, तो कोशिश करेंगे उसको अगले जो लेक्चर डालेंगे उसमें आपको हम उसमें आपको बताएंगे प्रॉपर कैसे यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्या था, कैसे था। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर हम आपको थ्योरी पढ़ा देंगे, थ्योरी आपको हम बता देंगे, कॉन्सेप्ट बता देंगे आपको, लेकिन प्रैक्टिस आपको खुद से करनी रहेगी। क्योंकि आप लोग भी देखे हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा स्मार्ट बोर्ड वगैरह कुछ नहीं है। तो अभी आपको मैं केवल यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट दूंगा, थ्योरी दूंगा, प्रैक्टिस आप अपने आप करिए। आपके पास बुक हो वहाँ से कर लीजिए। सबसे बेटर रहता है कि आप अपने बुक से करिए। वो आपको क्या देता है कि आपको जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपके दिमाग में बैठ जाते हैं जब खुद से प्रैक्टिस करते हैं। तो कोशिश करिए कि आप खुद से प्रैक्टिस करें। नहीं तो बहुत अदर भी प्लेटफॉर्म है वहाँ से, जहाँ से आप अगर कोई भी बैच ले रखे हैं तो वहाँ पर भी जो सर लोग होंगे वहाँ पर प्रैक्टिस कराएंगे, आप उनसे प्रैक्टिस कर लीजिए। तो कोशिश करूँगा मैं अच्छे से अच्छा यहाँ पर पढ़ाने की, अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की। तो अगर होता यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड होता तो आपको प्रैक्टिस भी अच्छे से करा देते हैं, लेकिन स्मार्ट बोर्ड नहीं है। इसलिए क्या है कि हम आपको केवल यहाँ पर हम आपको कॉन्सेप्ट और थ्योरी ही पढ़ा सकते हैं। ये चीज़ है। सॉरी फ्रेंड्स, हमारा पंखा बंद हो जा रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो अभी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखे थे, जैसे कि आप लोग देखे थे कि इस बार क्या है कि पूछा गया था कि रामदेव मिश्रा के बारे में। ये जो इंडियन इकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन है, तो उन्होंने पूछा था रामदेव मिश्रा के बारे में। इसीलिए क्या है कि इस बार हम ये भी नहीं छोड़ सकते हैं कि आपको जो साइंटिस्ट लोग हैं, पहले अभी कुछ समय से क्या था कि साइंटिस्ट लोग जो थे उनके बारे में नहीं पूछा जा रहा था,
लेकिन अब क्या है कि अभी 2025 की अगर बात करें तो वहाँ पर देखा होगा सभी लोगों ने जो एग्ज़ाम दिए थे, तो वहाँ पर क्या है उन्होंने साइंटिस्ट के बारे में, जो हमारे जो इंडियन इकोलॉजी के जो फादर हैं वो उनके बारे में पूछ लिया गया। तो यहाँ पर हम शुरुआत जब करेंगे तो हम कुछ ना कुछ जो भी यूनिट होगी वहाँ पर देखे होंगे कि साइंटिस्ट दे रखे हैं, तो शुरुआत हम वहीं से करेंगे। कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हम साइंटिस्ट लोगों के बारे में भी हम बताएंगे। तो जब ये लिविंग वर्ल्ड चैप्टर चालू करते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले जो पहला पन्ना रहता है तो वहाँ पर आपको दे रखा है कि अर्नेस्ट मेयर के बारे में दे रखा है। तो सबसे पहले हम अर्नेस्ट मेयर के बारे में थोड़ा बहुत आपको बताएंगे। बहुत ज़्यादा इतना ज़रूरी नहीं है कि हर जितने भी यहाँ यूनिट चालू हो रही है तो वहाँ पर सभी साइंटिस्ट को हम रीड करें, लेकिन एक बार हाँ ज़रूर उसको रीड ज़रूर कर लीजिए कि ये इनका जो है इनकी एजुकेशन क्या थी और इनकी जो रिसर्च एरियाज़ क्या थी और उनका जो क्या उनको कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ये सारी चीज़ों को आप ज़रूर एक बार रीड कर लीजिए। हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन बन जाए कि अभी तो एनटीए पे कुछ भी भरोसा नहीं कर सकते हो, जैसे कि आप लोग देखे भी थे इस बार, तो एनटीए पे भरोसा नहीं कर सकते हो, कहाँ से वो पूछ ले। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अर्नेस्ट मेयर के बारे में हम जानेंगे। अर्नेस्ट मेयर, सबसे पहले हम अर्नेस्ट मेयर के बारे में जानेंगे। अब ये अर्नेस्ट मेयर कौन थे? ये एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। कौन थे ये? एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट है ये। एक पॉइंट ये इनका याद रखिए आप, एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। अब दूसरे पॉइंट पे जब हम आते हैं तो इनको एक टाइटल दिया गया था, इनको एक नाम दिया गया था इस तरीके से। क्या नाम था वो? अलेक्जेंडर अगेसिज प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस। तो इस तरीके से इनको दिया गया था। क्या था टाइटल इनका? एक टाइटल याद रखो, टाइटल क्या था? अलेक्जेंडर, कोशिश करेंगे अच्छी राइटिंग रहे हमारी, अगेसिज, अलेक्जेंडर अगेसिज प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी, और इधर यहीं पर लिख दे रहे हैं हम एमेरिटस। ठीक है, ये इनको टाइटल दिया गया था। कुछ हम यहाँ पर इनके अर्नेस्ट मेयर के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वही पर यहाँ पर हम बताएंगे, हम बहुत ज़्यादा फालतू नहीं बताएंगे हम। तो ये एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। और दूसरा क्या था, इनको कौन सा टाइटल मिला था? तो ये इनको अलेक्जेंडर अगेसिज प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस, ये इनको टाइटल मिला था। उसके बारे में इनकी रिसर्च क्या थी? तो रिसर्च के बारे में हम जानते हैं, इनकी जो रिसर्च क्या थी, कौन सी रिसर्च एरियाज थी, मतलब कहाँ पर ये रिसर्च किए थे, किस किस एरिया में रिसर्च किए थे। तो वो इनकी थी ऑर्निथोलॉजी, टैक्सोनॉमी, ऑर्निथोलॉजी, टैक्सोनॉमी, जियोग्राफी, एवोल्यूशन, सिस्टमैटिक्स एंड हिस्ट्री एंड philosophy, history and philosophy of biology, history and biology। वही तो लग रहा था कि यहाँ पर बायोलॉजी ही, हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी। तो ये इनकी रिसर्च एरियाज थी, ये इनकी रिसर्च एरियाज थी। और उसके बाद में एक पॉइंट ये हो गया आपका कि ये एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे ये,
और इनको टाइटल क्या दिया गया था, अलेक्जेंडर अगेसिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमरिटस, ये इनको क्या था, टाइटल दिया गया था। उसके बाद में इनकी जो रिसर्च एरियाज थी वो कौन सी थी, ऑर्निथोलॉजी, टेक्सोनॉमी, जियोग्राफी, एवोल्यूशन, सिस्टमैटिक्स एंड हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी। उसके बाद में एक जो इनको जो क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर एक जो अभी जो पॉइंट लिखवाएंगे, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ भी चुका है कि इनको जो है अवार्ड कौन कौन से दिए गए थे, क्योंकि इनके अवार्ड काफी इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं, ट्रिपल क्राउन के नाम से जानते हैं। तो जो इनको अवार्ड दिया गया था, अवार्डेड बाय, कौन सा था, इनको ऐसे एक चीज ऐसे याद रखो, ट्रिक याद रखो, BIC, ऐसे ट्रिक याद रखो, BIC। तो कौन सा था, बालजन, बालजन प्राइज, बालजन प्राइज जो था 1983, यहाँ पर सन याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन केवल जो ये चीज है जो इनकी प्राइज है वो याद करने की, जो इनको अवार्ड दिया गया था वो याद करने की जरूरत है। कोई जरूरी नहीं सन वन नहीं पूछा जाता है, लेकिन जो इनको अवार्ड दिया गया था वो जरूर याद रखिए। बालजन प्राइज, द इंटरनेशनल prize, the international prize for biology, the international prize for biology, ये 1994 में इनको दिया गया था। अब एक इनका और है क्रिफोर्ड, क्रिफोर्ड प्राइज 1999 में, ये इनको 3 अवार्ड दिए गए थे, ये 3 अवार्ड दिए गए थे इनको। तो इससे क्या, इन्हें क्या कहता है, बालजन प्राइज, द इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी और क्रिफोर्ड प्राइज। ये इनका 3 अवार्ड जरूर याद रखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इनको ट्रिपल क्राउन के नाम से भी जाना जाता है, कहा जाता है ट्रिपल क्राउन से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अब इनको एक पॉइंट और यहाँ पर थोड़ी सी जगह है तो नोट कर लो, यहाँ पर ऐसे नोट डाल के अपना जो नीचे जगह है वहीं पर नोट डाल के लिख लेना। तो एनसीईआरटी में भी ये लाइन लिखी हुई है, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, इनको क्या कहते हैं, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोलते हैं, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, ठीक है। इनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी बोलते हैं, ये इतना याद रख लो। तो ये कुछ पॉइंट हैं अर्नेस्ट मेयर के बारे में, जो कि काफी मतलब इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कहा नहीं जा सकता, जैसे अभी देखे होंगे, तो उसी तरीके से कहा नहीं सकता, कि काफी इंपॉर्टेंट है। अर्नेस्ट मेयर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये इनको डार्विन कहा जाता है 20th सेंचुरी के, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, कहा नहीं जा सकता कि एनडीए कहाँ से पूछ ले। और इनके जो अवार्ड है वो तो काफी इंपॉर्टेंट है, इनको बालजन प्राइज, द इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, क्रिफोर्ड प्राइज, तो ये 3 अवार्ड जरूर याद रखो। और इनका जो इनकी जो ट्रैक है याद रखने की, BIC, ऐसे याद रखो, BIC करके इस तरीके से याद रखो। तो क्या है, जो अर्नेस्ट मेयर थे वो एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे, 1 पॉइंट, एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे 1 पॉइंट। दूसरा क्या है, इनको टाइटल, कौन से टाइटल से इनको नवाजा गया था, अलेक्जेंडर अगेसिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमरिटस, ये इनको टाइटल दिया गया था। बहुत बड़े साइंटिस्ट थे ना ये अलेक्जेंडर, ये उस अपने सदी के, एक एनसीईआरटी में एक और लाइन लिखी है कि अपनी सदी में 100 जो साइंटिस्ट थे उसमें से ही एक थे, 100 ग्रेट साइंटिस्ट में से एक थे ये। तो इसीलिए इनको टाइटल दिया था अलेक्जेंडर अगेसिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमरिटस, इनको टाइटल दिया गया था। उसके बाद में इनकी जो रिसर्च एरियाज थी वो कौन सी थी, ऑर्निथोलॉजी, टेक्सोनॉमी, जियोग्राफी, एवोल्यूशन, सिस्टमैटिक्स एंड हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी, ये इनकी रिसर्च एरियाज थी। और उसके बाद में इनको अवार्ड दिए, कौन से दिए, वो भी अभी यहाँ तक क्या है आप नोट डाउन कर लीजिए।
पॉज करके उसके बाद में अब आते हैं जो चैप्टर हमारा है द लिविंग वर्ड, वहां पर आते हैं। लिविंग वर्ड चैप्टर पे उसमें पहले हम पढ़ेंगे ग्रोथ के बारे में। पहले तो कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके कैरेक्टर्स क्या हैं, उसके बारे में पहले पढ़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टर्स। उसके बाद में फिर ग्रोथ के बारे में, फिर ग्रोथ के बाद रिप्रोडक्शन, फिर मेटाबॉलिज्म। आज जितना हो पाएगा, बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं हम अभी बनाएंगे, आज जितना हो पाएगा उतना अभी आपको पहले छोटे ही हम लेक्चर बनाएंगे। तो द लिविंग वर्ड, अब यहाँ से चैप्टर चालू करते हैं लिविंग वर्ड। तो इसमें लिविंग वर्ड में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी, पहले वो हम देखेंगे। अभी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि आप देखते हैं जो भी लिविंग है, हम आप प्लांट्स जो भी लिविंग है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें आपको बहुत सी चीजें देखने को मिली, जैसे कि वो क्या है कि ग्रोथ करता है। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ग्रोथ करता है। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, उसमें प्लांट है उसमें भी रिप्रोडक्शन होगा। जो भी ऑर्गेनिज्म है उसमें, लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो उसमें रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलेगा आपको। कॉन्शियसनेस, सेंस, एनवायरनमेंट को सेंस करने की एबिलिटी भी उसमें होती है। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सम कैरेक्टरिस्टिक्स, मैं थोड़ी राइटिंग जो है इधर उधर है, समझ लेना अपने आप, कोशिश कर रहे हैं अच्छा लिखने की। सम कैरेक्टरिस्टिक्स exhibited by living organism, some characteristics exhibited by living organism like, सबसे पहले आते हैं हम कौन से, ग्रोथ। सबसे पहले आते हैं ग्रोथ, उसके बाद में ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, और उसके बाद में एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट। ग्रोथ, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रोथ करते हैं, उनमें आपको ग्रोथ देखने को मिलती है। प्लांट्स होते हैं, पहले छोटा होता है, जुवेनाइल फेज होती है, उसके बाद में धीरे धीरे प्लांट बड़ा होता है, हाइट में बड़ा होता है, विड्थ में बड़ा होता है। इस तरीके से आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म में, सेम एनिमल में भी इसी तरीके से देखने को मिलेगा। तो ग्रोथ आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगी। रिप्रोडक्शन भी प्लांट, एनिमल, लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, जो भी अब जैसे कि आप जब आगे भी पढ़ेंगे चल के प्लांट फिजियोलॉजी में, वहां पर क्या है कि फोटोपिरियोडिज्म आप अभी पढ़ेंगे, या फिर जो पहले से बच्चे जो पढ़ चुके हैं स्टूडेंट, तो वहां पर क्या है, फोटोपिरियोडिज्म एक टॉपिक है। तो आप देखेंगे कैसे कैसे जो प्लांट होते हैं वो फ्लावरिंग करते हैं, एक शॉर्ट डे प्लांट होते हैं, एक लॉन्ग डे प्लांट होते हैं। तो इस तरीके से वो क्या, वो यही वहां पर इसी का एग्जाम्पल है, वो जो एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट लिखा है इसी का एग्जांपल है। वो एनवायरनमेंट को सेंस कर सकते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। अभी एनिमल में देखेंगे तो सीजनल ब्रीडर होते हैं। जो सीजनल ब्रीडर होते हैं वो भी क्या करते हैं, वो एक पर्टिकुलर सीजन आने पर ही वो ब्रीडिंग करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट जो है इसका एग्जाम्पल है वो, और कुछ इसके यूनिक फीचर्स भी होते हैं। आपको अगर जब आप नोट डाउन करेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो आप ऐसे ही जैसे हम लिख रहे हैं इसी सीरीज में आप नोट्स बना लीजिएगा। कोशिश करेंगे कोई भी क्वेश्चन बाहर ना जाए यहाँ से। एंड सम यूनिक फीचर, कुछ यूनिक फीचर भी होते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, नंबर 1 मेटाबॉलिज्म, और दूसरा
एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट। सेल्फ रेप्लिकेट मेटाबॉलिज्म आपको देखने को मिलेगी, रेप्लिकेशन कर सकते हैं। और एक है यहाँ पर सेल्फ ऑर्गेनाइज, सेल्फ ऑर्गेनाइज, ठीक है, सेल्फ ऑर्गेनाइज। अभी जब आप एनिमल पढ़ेंगे, एनिमल किंगडम में जाएंगे तो वहां पर भी क्या बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेंगे। जैसे कि पोरीफेरा पढ़ेंगे, वहां पर पोरीफेरा में क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद सिलेंड्रेटा बढ़ेंगे तो सिलेंड्रेटा में मतलब एक क्या एवोल्यूशन आपको दिखेगा, एवोल्यूशन जैसे एवोल्यूशन होता है उसे एवोल्यूशन दिखेगा आपको। होता है मतलब एवोल्यूशन ही तो हो रहा है प्लांट किंगडम जो सॉरी जब एनिमल किंगडम जब पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे कि वो एक एवोल्यूशन ही हो रहा है। वहां पर पहले क्या हो, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके बाद में फिर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके बाद में फिर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पहुंचते हैं, उसके बाद में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद में फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, ये तो कॉर्डेटा में होता है। तो ये ऑर्गेनाइज हो सकते हैं, अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उसके बाद में आते हैं फिर हम दो पॉइंट हो गया यहाँ पर, सम कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, सम यूनिक फीचर्स मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज। अब क्या होता है कि ये दो तरीके से ग्रोथ कर सकते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो दो तरीके से ग्रोथ कर सकते हैं। कैसे दो तरीके से ग्रोथ कर सकते हैं, एक तो इंक्रीज इन मास नंबर एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। या तो मास को अपने ग्रो करके, एक तो जब मास में ग्रोथ होगी तब क्या होता है उसे भी हम ग्रोथ कंसीडर करते हैं, और जब नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ते हैं तो उसको भी हम क्या कंसीडर करते हैं, ग्रोथ ही कंसीडर करते हैं। जैसे कि सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ग्रो बाई, सबसे पहले जो आता है ग्रो बाई लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो बाई इंक्रीज इन मास। लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो बाई इंक्रीज इन मास। और दूसरा है तुम्हारा, दूसरा आपका क्या है पॉइंट है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। तो पहले क्या देखेंगे, जैसे कि प्लांट होते हैं तो प्लांट में क्या होता है कि देखेंगे आप कि वो पहले हाइट बढ़ती है, उसके बाद उसमें उसका विड्थ बढ़ती है, वहां पर क्या देख रहे हैं, मास इंक्रीमेंट हो रहा है। वहां पर क्या इंक्रीमेंट हो रहा है, मास इंक्रीमेंट हो रहा है वहां पर। और जो सेकंड पॉइंट आपका है इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ये कहाँ को देखने मिला है, जैसे कि आप बैक्टीरियल कॉलोनी आप देखते हैं, जब बैक्टीरियल कॉलोनी वहां पर देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया डिवाइड करती हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरीके से बैक्टीरिया डिवाइड करती हैं। तो क्या करते हैं, बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रो कर रही है, तो वहां पर क्या होता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ रहे हैं वहां पर, फिर भी उसे हम ग्रोथ कंसीडर करते हैं वहां पर। तो ये क्या होगा, एग्जाम्पल ग्रोथ का एग्जाम्पल हो गया। अब आते हैं, तो यहाँ पर भी 3 पॉइंट हुए हैं। एक तो ये इसका लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट ये शो करते हैं। उसके इसके यूनिक फीचर क्या है, इसके यूनिक फीचर मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट एंड सेल्फ ऑर्गेनाइज हो सकते हैं ये। और उसके बाद में फिर ये आता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे कैसे ग्रो करते हैं। तो ये दो तरीके से ग्रो कर सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि इंक्रीज इन मास, इंक्रीज नंबर। इससे हम क्या ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स। इससे हम क्या बोलते हैं, यहां पर लिख लो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स। ये अभी 3 पॉइंट हो गया।
3 पॉइंट हो गए। अब 4th पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, अभी आएगा नहीं लग रहा इसमें। तो जो प्लांट्स होते हैं, ग्रोथ इन प्लांट्स, प्लांट्स ग्रोथ इन प्लांट्स growth in plants by cell division. Growth in plants by cell division occurs. Growth in plants by cell division occurs lifetime. क्या होता है कि जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमेशा ग्रो करते रहते हैं। अगर आप, जैसे कोई प्लांट है, अगर आप उसको एक उसकी ब्रांच आप कट कर दिए तो क्या होगा, उसमें लिटिल ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगी, मतलब वो ग्रो करेगा वो। तो प्लांट में हमेशा ग्रोथ होती है, जब तक उसकी लाइफ टाइम जो लाइफ होती है वो तब तक ग्रो कर सकता है प्लांट। लेकिन एनिमल में ऐसा नहीं होता है। एनिमल जो होते हैं उनकी एक एज होती है पर्टिकुलर, जैसे हम हैं, आप हैं, और भी जो एनिमल होते हैं, तो उनमें क्या होता है, उनकी पर्टिकुलर एक एज होती है, वहां तक वो ग्रो करते हैं, उसके बाद में ग्रो नहीं करते हैं। जैसे कि हम लोगों की क्या होती है 20, 22 इस तरीके से एज पे आके हाइट बढ़ना बंद हो जाती है, ग्रो होना बंद हो जाते हैं। उसके बाद में फिर तो भैया फिर अपना वृद्धि बढ़ती है, ठीक है, एक समय के बाद में वृद्धि बढ़ती है। उसके बाद में फिर जो हाइट नहीं बढ़ती है, 22-23 बहुत मुश्किल से 22 साल रहती है। तो क्या होता है, ग्रोथ इन प्लांट्स by cell division occurs lifetime, but in animal यहाँ पर but animals grow up to certain age। जो एनिमल होते हैं वो एक सर्टेन एज तक, एक अपनी निश्चित उनकी एक एज होती है, उस एज तक ही वो ग्रो करते हैं। उसके बाद में उनकी ग्रोथ नहीं होती, उसके बाद ग्रोथ उनकी बंद हो जाती है, उसका ग्रोथ नहीं होती है। तो ये इतने पॉइंट हो गए किसके, लिविंग वर्ड जो चैप्टर है उसमें ये कुछ कैरेक्टर्स बताए गए हैं लिविंग के। अभी ग्रोथ के बारे में भी पढ़ेंगे। ये कुछ चैप्टर में जो प्रॉपर्टीज कैरेक्टर्स जो इनके बताए गए हैं वो हैं ये अभी। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद में हम 1-2 लाइन इसमें और रह गई हैं, 1-2 पॉइंट और रह गए हैं, वो भी अभी बताते हैं आपको। तो पहला पॉइंट क्या था इसमें, सम कैरेक्टरिस्टिक्स exhibited by living organism like growth, reproduction, ability to sense environment। ये आप 3 पॉइंट इधर, ये 3 इसके क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनकी। और उसके बाद में कुछ इसके यूनिक फीचर हैं। यूनिक फीचर क्या है, मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रिप्लिकेट एंड सेल्फ ऑर्गेनाइज, ये इनके यूनिक फीचर हैं। 2 पॉइंट आपको याद हो गए। अब तीसरा पॉइंट क्या है कि आप ऐसा पॉइंट वाइज याद करेंगे जल्दी याद हो जाएगा। जैसे होता क्या है कि स्टूडेंट लोग क्या करते हैं कि वो ऐसे बुक उठाते हैं, मोस्टली गर्ल्स को तो नहीं कर सकते हैं, वो रट्टा मारने बहुत आगे होती हैं, लेकिन जब बॉयज की बात होती है तो उनका क्या रहता है कि वो ऐसा बुक उठाते हैं, बस पढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। एक सिस्टमैटिक से जब वो पढ़ते हैं तो दिमाग में बैठ जाता है। तो इसीलिए अब पॉइंट वाइज जैसे हम यहाँ पे बता रहे हैं, ऐसे अगर पॉइंट वाइज आप देखेंगे तो आपको जल्दी दिमाग में आपके सेट हो जाएगा। तो ये तीसरा पॉइंट क्या है, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कैसे वो ग्रो करते हैं, 2 तरीके से ग्रो कर सकते हैं। एक तो मास में इंक्रीमेंट होके, उसके बाद में इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, या तो जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल जब इंक्रीमेंट होता है तब भी वो उसे हम ग्रोथ कंसीडर करते हैं। अब ग्रोथ जो होता है, अगर प्लांट में देखते हैं ग्रोथ को हम, वो सेल डिवीजन के थ्रू होती है। कैसे हो, ये हमेशा होती रहती है, लाइफ टाइम होती है। उसके बाद में एनिमल में क्या होता है, ये सर्टेन एज तक ही होती है। अब यहाँ पर 1, 2, 3 पॉइंट क्लियर हो गए। चौथा पॉइंट, ये 4 पॉइंट आपके क्लियर हो गए।
अब आते हैं इसके बाद में, ये 4 पॉइंट क्लियर हो गए। अब बताते हैं आपको डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज के बारे में। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी जहां से क्वेश्चन बनता है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बनता है वहां से, क्योंकि वहां पर पूछ लेते हैं कौन सी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, कौन सी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये पूछ लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है, ये जानना सबसे जरूरी रहता है। तो इसलिए सबसे पहले आ जाओ कि क्या है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अच्छा, एक पॉइंट इसमें और रह गया था पहले, वो हम आपको बता देते हैं। एक पॉइंट ये रह गया था कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स और एनिमल में, वहां पर क्या होता है कि प्लांट्स और एनिमल में क्या होता है कि जो ग्रोथ होती है और रिप्रोडक्शन, वो एक अलग अलग फीचर होते हैं। ग्रोथ जो होता है वो अलग है और रिप्रोडक्शन अलग है। आप देख सकते हैं क्योंकि अलग अलग टाइम पर होता है, वो अलग अलग फेजेस में होता है, तो उसको देख सकते हैं, उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इसे ही वहां पर एक लाइन लिखी है कि इन हायर प्लांट्स एंड एनिमल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ये एक एक्सक्लूसिव इवेंट है। एक्सक्लूसिव मतलब ये अलग अलग टाइम पर होने वाले इवेंट्स हैं। तो यहाँ पर इन, ये भी पॉइंट लिख लो, इन, ये एक तरीके से आप समझिए शॉर्ट नोट्स हैं आपके, और ऐसे नोट्स हैं जो सारे क्वेश्चन यहाँ से बाहर निकले। इन हायर प्लांट्स एंड एनिमल, भाई अगर राइटिंग वाइटिंग ना समझ में आए तो कोशिश करिएगा, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कुछ बेटर लिखने की, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, और अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि यहाँ पर ये आपकी राइटिंग जो है थोड़ा समझ नहीं है, तो आगे से बेटर कर देंगे हम, थोड़ा और अच्छा कोशिश करेंगे लिखने की। इन हायर प्लांट्स एंड एनिमल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है। इन हायर प्लांट्स एंड एनिमल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ये एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। इन हायर प्लांट्स एंड एनिमल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं। ये मतलब ये अलग अलग टाइम पर होने वाले होते हैं। एक सेकंड जरा पानी ले लेते हैं। तो ये होते हैं हायर प्लांट्स एनिमल्स ग्रोथ एंड प्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, मतलब ये अलग अलग टाइम पर होने वाले होते हैं। जैसे कि ग्रोथ क्या होता है, मास में इंक्रीमेंट होना, साइज बढ़ जाना सेल का, यही ग्रोथ होता है। रिप्रोडक्शन, नंबर ऑफ प्रोजेनिस इंक्रीमेंट, जो प्रोजेनी रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या होता है, प्रोजेनी का इंक्रीमेंट होता है। तो ये अलग अलग होते हैं, आप इन्हें डिफरेंशिएट कर सकते हैं हायर एनिमल्स में। तो इसीलिए यहाँ पर एक्सक्लूसिव इवेंट्स के बाद इन्हें बोला गया है ये। अब आते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज के बारे में। ये एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, दूसरा डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज के बारे में आते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन बन सकता है, एक्सक्लूसिव इवेंट्स किसे कहा गया है। तो भी इंक्लूसिव इवेंट के बारे में बताएंगे, भी इंक्लूसिव इवेंट क्या होता है उसके बारे में भी बताएंगे हम। अब हेडिंग डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। अच्छा, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज होती क्या है,
क्योंकि भाई अगर आगे पढ़ेंगे हम तो उसके बाद जानना भी जरूरी है कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज एग्जैक्ट होते क्या है पहले, और उसके लिए डिफिनेशन जानना जरूरी है। होता क्या है, कोई मतलब ऐसे पढ़ लेते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, लेकिन अगर उसके बारे में अगर पता चल जाए कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, क्या होती हैं, कब उनको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलेंगे, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की इसकी हम डिफिनेशन ये लिखते हैं, defining property in living organism, in यहाँ पर living organism, ठीक है, defining property in living organism, तो it is a property it is a property it is a property which present in all living organism, ठीक है। मतलब क्या है कि ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें ये पाई जाती है प्रॉपर्टी। लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें प्रॉपर्टी पाई जाती है, वो भी विदाउट एक्सेप्शन, कोई भी एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए उसमें। जैसे ग्रोथ पढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन, तो ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में ये नहीं कंसीडर करते हैं क्योंकि इनमें कुछ एक्सेप्शन पाए जाते हैं। एक सेकंड, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इनको कंसीडर नहीं करते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में। क्यों? क्योंकि उनमें कुछ एक्सेप्शन भी पाए जाते हैं। तो ये क्या होता है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वो होती हैं जो जिनमें एक्सेप्शन ना हो, विदाउट एक्सेप्शन, और सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जानी चाहिए, बट नॉट फाउंड इन नॉन लिविंग थिंग्स, बट नॉट फाउंड इन नॉन लिविंग थिंग्स, ये नॉन लिविंग में नहीं होनी चाहिए। तो उनको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, इट इज ए प्रॉपर्टी विच प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बट नॉट फाउंड इन नॉन लिविंग थिंग्स, विदाउट एक्सेप्शन होनी चाहिए। ये प्रॉपर्टी नॉन लिविंग में नहीं होनी चाहिए, उनको हम क्या कहते हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो सबसे पहले ग्रोथ देखते हैं। ग्रोथ, पहली हेडिंग यहाँ पर डालते हैं ग्रोथ। हेडिंग क्या है, ग्रोथ। सबसे पहले ग्रोथ के बारे में देखते हैं। अब ग्रोथ जो होती है, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उनमें क्या होता है कि जो ग्रोथ होती है वो इंट्रिंसिक पाई जाती है। इंट्रिंसिक होती है मतलब अंदर से होती है। सेल डिवाइड करी, सेल में क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म इंक्रीमेंट हुआ, प्रोटोप्लाज्म में इंक्रीज हुआ, उसके बाद में प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज हुआ, सेल जो है वो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस 1 से 2, न्यूक्लियस डबल हो गया, साइटोप्लाज्म इंक्रीज हुआ, न्यूक्लियस 1 से 2 हो गया और सेल डिवाइड हो गई। तो ये क्या होगा, इस तरीके से क्या होगा, वो इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो उनमें क्या होता है, इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो फ्रॉम इनसाइड। लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो फ्रॉम
इनसाइड, लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो फ्रॉम इनसाइड, इससे क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्मिक, क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ से बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ से बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ इसको बोलते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो फ्रॉम इनसाइड, इसे बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ बोलते हैं इसको हम। लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो फ्रॉम इनसाइड, इसे प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ, एंड इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, इंट्रिंसिक, इसे इंट्रिंसिक बोलते हैं, ये इनसाइड से हो रहा है ना, तो इसे इंट्रिंसिक बोलेंगे। इससे क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक ग्रोथ बोलते हैं, इसे हम इंट्रिंसिक ग्रोथ बोलते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो फ्रॉम इनसाइड, जब अगर इनसाइड से ग्रोथ हो रही तो उसे प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ बोलते हैं, इसका इंट्रिंसिक ग्रोथ। बट नॉन लिविंग, जो नॉन लिविंग होते हैं, नॉन लिविंग अब ग्रो वो भी करते हैं, नॉन लिविंग ग्रो, नॉन लिविंग, और नॉन लिविंग जो है वो कौन कौन से नॉन लिविंग? लाइक माउंटेन्स को ले लेते हैं एग्जांपल, लाइक माउंटेन्स, बिल्डर्स, ठीक है, ग्रो, बट नॉन लिविंग लाइक माउंटेन्स बिल्डर्स ग्रो बाय accumulation of material on outer surface, that is, इसे हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, इसे क्या बोलते हैं हम? एक्सटेंसिव ग्रोथ बोलते हैं, इसे हम एक्सटेंसिव ग्रोथ बोलते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो फ्रॉम, जो लिविंग होते हैं वो कैसे ग्रो करते हैं? वो इनसाइड से ग्रो करते हैं, तो उससे हम क्या बोलते हैं? एक तो प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ उसे बोलेंगे और इसे इंट्रिंसिक ग्रोथ बोलेंगे। जो नॉन लिविंग होते हैं वो भी ग्रो करते हैं, वो कैसे ग्रो करते हैं? जैसे माउंटेन्स हैं, आप देखेंगे एक पहाड़ वो कैसे ग्रो करते हैं कि उस पर जो डस्ट पार्टिकल हैं वो उड़ के आए और उस पर वहां पर इकट्ठा होते चले गए, तो उस तरीके से क्या होता है? वो आउटर सरफेस से वो ग्रो करते हैं, इसीलिए वो यहाँ पर इनकी जो ग्रोथ होती है कैसी होती है? एक्सटेंसिव ग्रोथ होती है। तो आप इतने पॉइंट ये नोट कर लीजिए, कि इन हायर प्लांट्स में ये तो यहाँ पर इन हायर प्लांट्स एनिमल ग्रोथ एंड प्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। इनके बारे में भी बताया था कि ग्रोथ एंड प्रोडक्शन जो होते हैं अलग अलग फेजेस में ये होते हैं, जिनको आप अलग अलग टाइम पर भी आप इनको देख सकते हैं, इसीलिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं ये। उसके बाद में डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज क्या है? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में इट इज प्रॉपर्टी, ये एक आपको ये अगर डिफिनेशन आपको ध्यान रहेगी तो जो आगे जो भी ये है रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, उसमें ये पता चलेगा कि आप कि कौन सी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है और नहीं है, इसके बारे में आपको ये आराम से पता चल जाएगा। तो ये इट इज ए प्रॉपर्टी विच प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बट नॉट फाउंड इन द नॉन लिविंग में नहीं पाई जानी चाहिए ये। फिर उसके बाद में आते हैं ग्रोथ, पहली हेडिंग क्या है? ग्रोथ में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ग्रोथ इनसाइड से होती है, इसे प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ बोलते हैं, और ये इसे इंट्रिंसिक ग्रोथ बोलेंगे। जो इनसाइड से हो रही है तो इसे कैसे बोलेंगे? इंट्रिंसिक ग्रोथ बोलते हैं। अगर यही आउटसाइड से जो ग्रोथ होती है, जैसे कि आपका ये नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग लाइक माउंटेन्स बिल्डर्स, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो मटेरियल का मतलब यहाँ पर क्या है? जो डस्ट पार्टिकल वगैरह है,
वो उड़ किया है हवा में, विंड के थ्रू उड़ किया है, और वो ऊपर बैठ गए। वहां पर क्या हुआ, एक जो पहाड़ होते हैं, ऐसे 10 पहाड़ के आते गए इकट्ठा होते गए वो धीरे धीरे ग्रो करता चला जाता है। इस तरीके से माउंटेन्स ग्रो करते चले जाते हैं। तो ये एक्सटेंसिव ग्रोथ है। कैसे एक्सटेंसिव, बाहर से ग्रोथ हो रहा है ना, तो एक्सटेंसिव ग्रोथ से बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, एक्सटेंसिव ग्रोथ बोलेंगे हम। अब आते हैं कि इसीलिए कि अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म वो भी ग्रो कर रहे हैं, इनसाइड से ग्रो कर रहे हैं। नॉन लिविंग वो भी ग्रो कर रहे हैं। कैसे ग्रो कर रहे हैं, आउटसाइड से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन क्या है, ग्रो तो कर रहे हैं दोनों। लिविंग जो है वो भी ग्रो कर रहे हैं, नॉन लिविंग वो भी ग्रो कर रहे हैं, दोनों ग्रो कर रहे हैं। तो ये क्या, इसको फॉलो करेंगे, इसको डिफिनेशन को, इस डिफिनेशन को क्या फॉलो करेंगे, नहीं फॉलो करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही ये प्रॉपर्टी दिखनी चाहिए, ना कि नॉन लिविंग है। लेकिन यहाँ पर क्या है, नॉन लिविंग में भी प्रॉपर्टी, ये नॉन लिविंग जो है वो भी ग्रो कर रहे हैं। इसलिए ग्रोथ जो है इसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में नहीं रखते हैं, इसको कंसीडर नहीं करते हैं। तो अभी आप इतना नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके। उसके बाद में फिलहाल आज हम यहीं तक रखते हैं ग्रोथ के बारे। कल रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे। बताओ, पहले आप इतना बताइए, आपको कैसा लगा, कमेंट करके आप बताइए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आगे कंटिन्यू करेंगे, कोशिश करेंगे और अच्छा समझाने की और अच्छा बताने की। प्रैक्टिस की वही रही बात, तो प्रैक्टिस आप बुक ले लीजिए, आपके पास में कोई असाइनमेंट नोट्स हो कोचिंग की, आप वहां से प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस कराने की हमारे पास कोई सुविधा है नहीं अभी, और इसीलिए प्रैक्टिस आप कर लीजिए और थ्योरी कॉन्सेप्ट समझ लीजिए अच्छे से और प्रैक्टिस कर लीजिए। बहुत प्रैक्टिस के बगैर कुछ नहीं होगा, आप ये चीज मान के चलिए, प्रैक्टिस के बगैर होने वाला कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको हम थ्योरी बता देंगे, थ्योरी समझा देंगे आपको, लेकिन प्रैक्टिस हालांकि नहीं कर सकते हैं यहाँ पर, तो प्रैक्टिस खुद से करना पड़ेगा आपको, और वो अच्छा भी होता है। आजकल क्या होता है कि जैसे ऑनलाइन कोचिंग है, तो ऑनलाइन कोचिंग पकड़ लेते हैं, अब सर जितना पढ़ा रहे हैं, जितने क्वेश्चन करा रहे हैं वही हम करते रहते हैं। वो क्वेश्चन कर लिए, पढ़ लिए, वहां से थ्योरी पढ़ लिए, वो जितना क्लास में पढ़ा दिए, क्लास में क्वेश्चन करा दिए, उतना क्वेश्चन कर लिए, बाकी अपना चिल मार रहे हैं। कोई मतलब नहीं है कि खुद से अपना प्रैक्टिस करें, लेकिन खुद से आपको अगर जो भी कोचिंग के असाइनमेंट होंगे तो असाइनमेंट को प्रॉपर आप उसको सॉल्व करिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप ये समझिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप अपने एग्जाम के पास पहुंचेंगे आप। इसीलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस जरूर करिए। तो अगला पॉइंट है यहाँ पर ग्रोथ cannot considered as defining प्रॉपर्टी। इसीलिए ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कंसीडर नहीं करते हैं। क्यों, उसका रीजन आपको मैंने पहले ही दिखा दिया कि ये ग्रोथ जो होती है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में देखने को मिलती है, इसलिए ग्रोथ को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कंसीडर नहीं करते हैं। तो हमारी समस्या आज यहीं तक रखते हैं। उसके बाद में कल मैं आपको रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म और उसके बाद में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस के बारे में आपको मैं कल बताऊंगा। कोशिश करूंगा कल इससे लंबा लेक्चर लेने की, और आपको कैसा लेक्चर लगा ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू। सॉरी, आप नोट कर लीजिएगा। ग्रोथ कैन नॉट considered as defining property ग्रोथ करना सो कंसिडर नहीं करते हैं। और थैंक यू।
आज के लिए यहीं पर।